नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत पटना की एक खबर के साथ करते हैं, जहां कंकड़बाग के वीआईपी डॉक्टर्स कॉलोनी की फल मंडी में भीषण आग लग गई। फल की 10 दुकानें जल गई हैं। दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि उनका करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। देखिए तस्वीरें आपके सामने है। बताया जा रहा है कि रात 11:15 बजे एक दुकान में आग की लपटें दिखी। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। आशंका जताई जा रही है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से मदद मांगी है। बता दें कि साल 2010 में भी फल मंडी में भीषण आग लगी थी और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ था। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ये रात की पूरी घटना बताई जा रही है। फल मंडी में भीषण आग लग गई। दुकानदारों का कहना है कि उनका करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है और सभी दुकानदारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और आपको बता दें कि साल 2010 में भी इसी फल मंडी में आग लगी थी और उस वक्त भी दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ था और इस वक्त भी भारी नुकसान हुआ है और सभी दुकानदारों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और हर संभव मदद की मांग की है। जमुई में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला खैरागढ़ का है, जहां एक युवक नल जल योजना के तहत लगे पाइप को तोड़ रहा था। जब लोगों ने उसे मना किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इससे लोग भड़क गए और युवक की पिटाई शुरू कर दी। और देखिए एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। जो सनकी युवक था उसकी लोगों ने पिटाई कर दी। वो नल जल योजना के तहत पाइप को तोड़ रहा था और जिस वक्त उसे मना किया गया वो भड़क गया और जिस युवक ने उसे मना किया उसने पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उस युवक की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौर्या कॉलिंग के पास एक नवनिर्मित मकान को उड़ाने की साजिश रची गई थी। 2 शक्तिशाली बम घर के अंदर रखा गया था। साथ ही धमकी भरा पत्र अपराधियों ने रखा था। पुलिस ने बम और पत्र को जब्त कर लिया है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौर्या कॉलोनी में जगदीशपुर निवासी रंजीत सिंह घर का निर्माण कर रहे हैं। उसकी पत्नी आभा कुमारी नवनिर्मित मकान में काम कराने पहुंची तो घर के अंदर जमीन पर जो बम के नीचे एक धमकी भरा पत्र देखकर भयभीत हो गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने बम और पत्र साथ ले गई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। और देखिए भागलपुर में घर से 2 बम मिले हैं और फिलहाल पुलिस इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद साक्षी महराज को ठगने वाला गिरफ्तार हो गया है। यूपी से बीजेपी सांसद साक्षी महराज के खाते से पैसे उड़ाए गए थे और पटना की कंकड़बाग और गर्दनी बाग से 2 शातिरों की गिरफ्तारी की गई है। निहाल सिन्हा और दिनेश राय इन शातिरों का नाम बताया जा रहा है और पुलिस ने फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी चेक के माध्यम से इन 2 शातिरों ने 1 लाख रुपए उड़ाए थे। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। तो देखिए पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। सांसद साक्षी महराज के खाते से 1 लाख रुपए उड़ाए गए थे और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों पटना के कंकड़बाग से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी में धर्म परिवर्तन के तार अब मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी के रहने वाले रागिब आलम और इफ्तिकार आलम से एटीएस ने पूछताछ की।
यूपी में धर्मांतरण का मामला, अब मुजफ्फरपुर से जुड़े तार। हथौड़ी पहुंची यूपी एटीएस की टीम। यूपी एटीएस की टीम धर्मांतरण मामले में शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। यूपी के गाजियाबाद में चल रहे धर्मांतरण के मामले में जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र का तार जुड़ा है। वहां पूछताछ के बाद मिली जानकारी पर शनिवार को एटीएस की टीम ने हथौड़ी इलाके में पहुंचकर पूछताछ की। हालांकि एसएसपी जयंतकांत ने एक युवक से एटीएस द्वारा पूछताछ की बात कही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेफ एंड डम स्कूल के एक बच्चे के धर्मांतरण का मामला अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है। जांच की कड़ी मुजफ्फरपुर तक आई है और एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है। एटीएस की टीम के आने के बाद गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। मूक बधिर युवक 1.5 महीना पहले यूपी के कानपुर से अपने गांव आया था, जिसका नाम रागिब आलम है। रागिब के पिता इफ्तिखार आलम ने भी इस बात की पुष्टि की है। बेटे को मेधावी बताते हुए शिक्षक के तौर पर काम करने की बात कही है। साथ ही धर्मांतरण में किसी तरह के हाथ होने से इनकार किया। अब उन लोगों को क्या शक है रागिब पर वो जाने, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि चूंकि रागिब वहां पे टीचर थे के हैसियत से काम कर रहे थे और मुसलमान थे, अब वो लड़का मुसलमान हुआ है तो कहीं उन लोगों को ये शक हो रहा होगा कि इसने उसको मुसलमान बनने के लिए उत्प्रेरित किया होगा। तो रागिब खुद ही अपने मजहब के बारे में कोई जानकारी नहीं है रागिब को, तो वो दूसरे को क्या जानकारी दे करके उत्प्रेरित कर सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा परिवारों ने यूपी एटीएस को बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। पिछले दिनों एक वीडियो में मोहम्मद उमर गौतम ने लालच देकर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की थी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और देखिए, मुंगेर में कोरोना की गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद लोग एक बार फिर से लापरवाह बन गए थे और सड़कों के किनारे सारे नियमों की अनदेखी कर सब्जियों की दुकानें सजा रहे थे, जिससे अक्सर जाम की समस्या बन रही थी। लेकिन नए डीएम का पद संभालने के साथ ही नवीन कुमार एक्शन में दिखे और शहर का दौरा कर समस्याओं को जाना था। 1 नंबर ट्रैफिक से अस्पताल तक सड़क के दोनों तरफ रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी थी, ताकि रस्सी के भीतर ही लोग दुकान लगा सके, जिससे जाम की स्थिति न बने। अब लोग इस व्यवस्था की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। डीएम साहब नया है, लेकिन जो भी काम अभी किया है इन्होंने 2-3 दिन में अच्छा काम किया है। हम उनके सराहनीय हैं और आगे देखिए और भी अच्छा करें, जिससे कि पब्लिक दुरुस्त और चुस्त रहे। बिहार में हो रही बारिश से कई शहरों की हालत नारकीय हो गई है। भीषण जल जमाव से लोग कहीं जल कैदी बनकर रह गए हैं तो कहीं खाने पीने तक दिक्कत हो रही है। पानी की इस मनमानी के आगे बाजार को कौन पूछे। सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों की भी हालत बद से बदतर हो गई है। कहीं शहर में समंदर सा नजारा, कहीं टापू में तब्दील हुआ टाउन, कहीं पानी में डूबा अस्पताल, कई इलाकों में बाढ़ रिटर्न्स। लोग समंदर में शहर बसाने का सपना देखते हैं, लेकिन बिहार में नगर विकास विभाग ने ऐसी प्लानिंग की है कि इन दिनों शहर में ही समंदर का नजारा दिख रहा है। अब जरा समस्तीपुर की ही हालत देख लीजिए। यहाँ काशीपुर मोहल्ले में घर, दुकान सब कुछ तैरता नजर आता है। यहाँ तक कि लोगों का बेडरूम और किचन भी तैर रहा है। शहर के आधे से अधिक इलाके में तो 2 से 5 फीट तक पानी जमा है। यहाँ की स्थिति यही है कि हम लोग जो है सो कभी इतना पानी को नहीं झेले बारिश में। इस बार की बारिश जो है, बारिश भी हुई है, अच्छी बात है जो बारिश हुई है, लेकिन नगर परिषद का ये है कि टोटल एरिया, हर एरिया का पानी काशीपुर में आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है पानी का समस्या को झेल रहे हैं। जल जमाव से कराह रहे दरभंगा का भी दर्द देख लीजिए। पूरा शहर जैसे टापू में तब्दील हो गया है। बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी है। शहर की हृदय स्थली टावर चौक हो या प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज या खुद नगर निगम कार्यालय, तमाम जगहों पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरने से शहर की सांसें फूल रही है।
पानी की मनमानी से सिसकते सासाराम की हालत तो और भी बदतर हो गई है। शहर के निचले इलाके को छोड़िए, सदर अस्पताल का कोना कोना पानी में डूबा है। ऐसे में इलाज और जांच से लेकर सब कुछ ठप पड़ गया है। एक्सरे जो सेंटर है वो फिलहाल उसे बंद किया गया है, क्योंकि पूरा जो है उपकरण जो है वो भी खराब हो गए हैं। लगातार जो है अस्पताल का अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पानी पानी है और कर्मी जो है कुछ सुधार करने में लगे हुए हैं। हल्की सी बारिश में भी हरदम डूबे रहने वाले हाजीपुर में लोग इस कदर हताश हो गए हैं कि पानी के बीच ही जिंदगी गुजारने को अपनी नियति मान ली है। शहर के बाकी इलाके को छोड़िए, वीआईपी इलाका जिले का सर्किट हाउस ही पानी पानी हो गया है। प्रशासन लगाए हुए हैं, अभी पंप से बाहर पानी निकलता है, फिर वर्षा होने आता है, पानी शुरू हो जाता है। पानी निकलने का कोई उपाय नहीं। मुजफ्फरपुर में भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। शहर के निचले इलाकों में बसे दर्जनों कॉलोनी में जल जमाव से लोगों की जिंदगी नारकीय हो गई है। शहर के हाजी कॉलोनी में परेशान दर्जनों परिवारों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। स्थिति तो सरकार का दुहाई देना चाहिए इस पर। कितने दिनों से है ये पानी? तक यहाँ तो पूरे गर्मी के दिन में ही पानी लगा हुआ रहता है। नरकटियागंज के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। छोटी बड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ने के साथ ही पहाड़ी नदियां भी उफान पर है, जिससे मैनाटांड के बसंतपुर में रोड पर पानी बह रहा है और लगातार निचले इलाकों में पानी घुस रहा है, जिससे कई लोग नई मुसीबतों को लेकर सहम गए हैं। जबकि गंडक के दियारा इलाके में पानी बढ़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए ना, कम से कम 4-5 एकड़ जमीन है, पानी में डूब गया है। बिया 2 बार गिराया गया और बिया मैंने बर्बाद हो गया। अब खेती नहीं होगा, भूखे मरने के कगार पर हम लोग। भागलपुर के सबौर में भी गंगा से हो रहे कटाव का कहर देखने को मिल रहा है। संतनगर पथ में कटाव के बाद प्रशासन ने मरम्मत का काम शुरू किया है, लेकिन इस कटाव की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो चुका है। यानी शहर शहर पानी का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान में और भी तेजी आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है। पटना में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वर्चुअल तरीके से जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से टीका लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने हर नेताओं को हर हफ्ते 2 दिन वैक्सीन सेंटर का दौरा कर टीकाकरण की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में 2 बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, यह हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है, ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट न जाए और हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उठाए जा रहे कदम की भी सराहना की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा किया जिससे बिहार में विपक्ष तो जोश में आ ही गई, साथ ही सियासी हलचल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने उस समय भी कहा था कि दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द कोरोना फर्स्ट वेव, और मैंने कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली बैठे और बाद में सिर्फ चुनाव के समय आकर के
उस पर राजनीति करने की बात शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी पर कोरोना काल में जनता के बीच से नदारद रहने को लेकर तंज कसा है। दरअसल शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ से कटाव का जायजा लेने लंका टोली पहुंचे थे। जायजा लेने के दरमियान ग्रामीणों ने जब अपनी समस्या गिनाई तो तेजस्वी ने बिहार की राजनीति को गरमाने वाला बड़ा बयान दे डाला। तेजस्वी के इस दावे के बाद से ही बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला। कोई विपक्षी नेता दिखता नहीं है समाज के लिए, और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता धरती पर दिखते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी चुटकी ली है। साथ ही सरकार को 5 साल तक चलने का भी दावा किया है। सरकार ये जनता के भरोसे पर बनाई जाती है। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, सरकार बनती है। तो गिरना और बनना ये एक ही बार होता है। सरकार ने शपथ लिया है और मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक चलेगी। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू के साथ बीजेपी भी लगातार हमलावर है। अब संभावनाओं के सियासी खेल में किसके दांव में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। पटना से साकेत कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी ने पिछले दिनों राघोपुर में ये नहीं कहा था कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर रही है, बल्कि जनता के विरोध से परेशान होकर उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि 2 से 3 महीने में उनकी सरकार आ रही है तो वे काला झंडा दिखाने वालों को देख लेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि जो नेता खुद बिहार से बाहर रहते हैं वो राज्य में सरकार कैसे बना सकते हैं। सच्चाई क्या है कि वो 3 महीने के बाद खुद आए बिहार, और जब उन देखे कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था तो उनको धमकी दिए कि 3 महीने के बाद हमारी सरकार आएंगे तो हम तुमको देख लेंगे। मतलब वो जो काले झंडा दिखा रहा था वो एक हिसाब से उनको धमकी दिए। सरकार कहाँ बनना है, वो तो सरकार तो उन्होंने प्रयास किया, सरकार नहीं बना, और अभी कहाँ से बनने वाला है। और खुद रहेंगे बिहार में तब ना सरकार बनेगा, खुद ही बिहार में नहीं रहते तो क्या सरकार बनेगा। और देखिए, जेडीयू की नजर आधी आबादी पर है और इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जेडीयू लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है। इसी कड़ी में जेडीयू ने महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के टिप्स दिए। उन्होंने सरकार की ओर से महिलाओं के विकास के लिए किए जा रहे सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधर महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इससे और महिलाओं को अवसर मिलेगा, स्वरोजगार से जुड़ेगी, आत्मनिर्भर होगी, सबल होगी। ये महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनके लिए कर भी रहे हैं। हमारी जितनी महिला नेत्री हैं जो जुड़ी हुई हैं, उन सब लोग जो है इन योजनाओं के बारे में जाने, और खासकर उनमें जो एक मानसिक जो परिवर्तन है वो आए कि वो भी जो है उद्यमी बन सकती हैं और उद्यमी बन करके अपने परिवार का विकास कर सकती हैं और प्रदेश और देश के विकास में सहायक हो सकती हैं। तो इसलिए हमने, आप देख रहे हैं कि जो हम आप अगर सम्मेलन हम रख रहे हैं अपना जो वर्चुअल, तो हम लोग फोकस रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मी फिर से गोलबंद होने लगे हैं। इनकी बहाली कोरोना काल में मानव बल के तौर पर हुई थी, क्योंकि कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त हैंड्स नहीं है। इस योजना के तहत आकस्मिक रूप से 740 कर्मियों की बहाली की गई, लेकिन बहाली में गड़बड़ी और घुसखोरी की जांच के बाद सभी 740 नवचयनित कर्मियों को हटा दिया गया।
18 और 19 जून को इन लोगों ने भारी हंगामा किया था। उसके बाद अचानक उनकी सेवा को बहाल कर दिया गया, लेकिन अगले ही दिन सरकार के स्तर से इनकी बहाली को फिर से रद्द करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि जब कोरोना का खतरा पीक पर था, उस समय जान जोखिम में डालकर उन्होंने काम किया। अब दूसरों की गलती की सजा उन्हें दी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।